नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, जो कि सल्तनत काल से संबंधित है। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में इतिहास रचना की ओर अधिक ध्यान दिया गया। इस काल के इतिहासकारों ने आगामी पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को संचित किया, ताकि आने वाली पीढ़ी भविष्य में इस संचित अनुभवों से लाभ उठा सके। यही कारण है कि इस युग में अनेकों ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु दुर्भाग्य से इस ग्रंथों में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें संस्कृति दशा के वर्णन का भी पूरा अभाव रहा है। इनमें केवल युद्धों और उनमें प्रयोग की जाने वाली नीतियां तथा संदिग्धों का ही वर्णन है, किंतु इस सब का अर्थ यह नहीं है कि ऐतिहासिक ज्ञान की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है। निस्संदेह इस ग्रंथों में राजनीतिक इतिहास की ही प्रधानता है, किंतु बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां भी जा, की जानकारी मिलती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सन 1200 से 1700 ईस्वी के काल में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों से हमको मध्य युग की राजनीतिक दशा के साथ साथ सामाजिक दशा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इन ग्रंथों की रचना फारसी के समकालीन इतिहासकारों द्वारा की गई है। कुछ बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, बादशाहों द्वारा जारी की गए आदेश फरमान, शहजादों तथा शहजादियों, बादशाहों के मंत्री द्वारा बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियों को लिखे गए पत्र भी इस काल के इतिहास को जानने में प्रमुख साधक हैं। इस काल में भारत आए विभिन्न देशों के यात्रियों द्वारा भारत के विषय में लिखे गए विवरण भी इस काल के इतिहास का अध्ययन करने में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त इस काल से संबंधित प्राप्त होने वाली पुरातात्विक सामग्री भी इस काल के इतिहास की जानकारी देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस काल से संबंधित कुछ अभिलेख, विभिन्न स्मारक, किले और अन्य इमारतें, इस काल से संबंधित मुद्राएं और चित्र मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधक है। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने और उसका अध्ययन करने के अनेक स्रोत पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, परंतु इस काल के ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन करते समय कुछ सामान्य सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इस ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों का मुख्य दोष यह है कि ये पक्षपातपूर्ण दृष्टि से लिखे गए हैं। इस पक्षपात दृष्टिकोण का मूल कारण यह है कि यह सभी ग्रंथ मुख्य रूप से उन मुस्लिम विद्वानों द्वारा लिखे गए थे जिनमें से अधिकांश को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस काल के बादशाहों से प्राप्त संरक्षण के कारण इस मुस्लिम विद्वानों का दृष्टिकोण हिंदू जनता और जन सामान्य के प्रति अत्यधिक अनुदार था और अपने संरक्षक बादशाहों और सुल्तानों के प्रति यह दृष्टिकोण प्रशंसनीय एवं अच्छा था। अतः इतिहासकारों के इस पक्षपात दृष्टिकोण से लिखी गई सामग्री का अध्ययन विवेक से करने पर ही अध्ययनकर्ता को मूल्यवान और उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। भारत के मध्यकालीन इतिहास पर लिखे गए कुछ ग्रंथों का विवेचना हम करेंगे। मध्य एशिया के इतिहास और गौड़ वंश के इतिहास की पर्याप्त जानकारी इब्न असीर की पुस्तक कामनीतुल तवारीख से प्राप्त होता है। यह पुस्तक 1230 एडी में पूर्ण हुई थी। इस पुस्तक के लेखक इस काल की अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। इस घटनाओं का विवेचना लेखक ने अपनी पुस्तक के अंतिम 2 खंडों में किया है। पहली पुस्तक जो है तारिख ए जहान, अतामिल जुवेनी ने इस पुस्तक तारिख ए जहान गुस्साए जुवेनी सन 1260 एडी में पूर्ण की। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी के
प्रारंभिक काल की मध्य एशिया में घटित हुई घटनाओं का मूल्यवान इतिहास है। इस पुस्तक का लेखक हलाकू के शासक में बगदाद के उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आसीन था। उसे मंगोल शासन काल के दस्तावेज देखने का भी अधिकार प्राप्त था। अतः यह पुस्तक पश्चिम एशिया में मंगोल विजय की विस्तृत और अधिकाधिक जानकारी प्रस्तुत करती है। दूसरी पुस्तक है तारिख ए गुजिदाहा। हमुदुल्लाह मुस्तफ़ी काज़विनी ने यह अपनी पुस्तक तारिख ए गुजिदाहा सन 1329 एडी में पूरी की। इस पुस्तक को पूर्व ईस्ट का सर्वश्रेष्ठ सामान्य इतिहास कहलाने का गौरव प्राप्त है। इस पुस्तक में गजनबी, शमसवनी और दिल्ली के सुल्तानों का संक्षिप्त किंतु सही विवरण उपलब्ध है। मुस्लिम विजयों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी फखरुद्दीन मुबारक शाह की पुस्तक से प्राप्त होती है। इस लेखक को फकीर मदाविर के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक की खोज डेनिस रॉस द्वारा की गई थी और रॉस ने ही इस पुस्तक का संपादन भी किया था। यह पुस्तक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में बहुमूल्य है। फारुखसियर मुबारक शाह गजनी के दरबार का विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यह लेख गजनी के साथ दिल्ली भी आया था। इसने गौरी का इतिहास काव्य के रूप में लिखा था। तीसरी पुस्तक है जवामुल हिकायत। नुसरुद्दीन मोहम्मद औफी की पुस्तक जवामुल हिकायत सन 1227 ईस्वी में इल्तुमिश द्वारा कुबाच के विरुद्ध की गई सैनिक कार्रवाई का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इस लेखक ने सैनिक कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। चौथी पुस्तक है चचनामा। चचनामा का मूल रूप में अरबी भाषा में लिखा गया था। मुहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी ने बाद में नसरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फारसी में अनुवाद किया। अब डॉक्टर दाऊद पोता ने उसे संपादित करके प्रकाशित किया है। यह पुस्तक अरबों द्वारा सिंध पर की गई विजय का इतिहास बताती है। यह पुस्तक मध्यकालीन इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के विवेचना का प्रमुख साधन होने का अधिकारी है। पांचवी पुस्तक है तबाकत ए नासिर। तबाकत ए नासिर के लेखक मिनहार उल सिजार हैं। इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की गई थी। यह एक समकालीन रचना है। सन 1260 में यह रचना पूर्ण हुई। रॉबर्टी ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इतिहासकार इटिलियन और डाउसन ने भारत के इतिहासकार द्वारा लिखी भारत का इतिहास नामक पुस्तक के द्वितीय खंड में तबाकत ए नासिर को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। तबाकत ए नासिर में मध्यकालीन इतिहास की एक लंबी अवधि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलने के साथ ही इस्लाम के उदय, खलीफाओं के शासन व्यवस्था, ईरान के शासकों की शासन व्यवस्था, भारत में तुर्कों के शासन का आरंभ, गजनी और गौर वंश का इतिहास और मुसलमानी राजाओं पर मंगोलों के आक्रमण आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। मिराज ए सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक की भाषा अत्यधिक सरल होने के साथ ही बहुत ही स्पष्ट है और आकर्षण है। मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक में इतिहास की घटनाओं का विवरण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। साथ ही उन घटनाओं की आलोचना भी प्रस्तुत की है। छठी पुस्तक जो है तारिख ए मुहम्मदी।
तारिक ए मुहम्मदी नामक पुस्तक वर्ष 1438 में मुहम्मद बिहान खानी द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक का लेखक उलेमा वर्ग का न होकर सैन्य वर्ग का सदस्य था। इस पुस्तक में हजरत मुहम्मद खलीफाओं, उमैयादों, अब्बासियों, गजनवी गौरवंश के सुल्तान और गजनी हिंद के शमसी सुल्तान के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। सातवीं जो पुस्तक है तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं। यह लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था। बर्नी ने बलबन से लेकर फिरोज तुगलक तक का इतिहास लिखा है। इसमें दास वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के इतिहास का उपयोग और अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक जो कि अब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित की गई है, सन 1369 में पूर्ण हुई थी। यह पुस्तक इसलिए भी बहुत उपयोगी है क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो शासन के उच्च पद पर नियुक्त था और जिससे शासन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त था। लेखक ने भूमि कर के प्रबंध का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तब भी यह विस्मृत नहीं किया जा सकता है कि वर्णी एक इतिहासकार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से भली भांति परिचित होते हुए भी पक्षपात से मुक्त नहीं रह सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी शैली अत्यधिक गूढ़ और रहस्यमयी है, उससे यह समझना सरल नहीं है। आठवीं पुस्तक जो है तारिक ए फिरोज शाही है। फिरोज तुगलक के इतिहास के विषय में शम्स ए सिराज अफीफ ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की। लेखक स्वयं फिरोज तुगलक के दरबार का सदस्य था, इसलिए निश्चय ही उसकी रचना इस विषय में प्रथम कोटि की पुस्तक समझी जानी चाहिए। नौवीं जो पुस्तक है वह है ताजुल मसीर। हसन निजामी ने ताज उल मसीर नामक ग्रंथ की रचना की। सन 1192 ईस्वी से लेकर सन 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक में है। लेखक ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन एवं शासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन इस पुस्तक में किया है। एक समकालीन वृत्तांत होने के कारण यह भी प्रथम कोटि के प्रमाणिक पुस्तक है। 10वीं पुस्तक है तारिक ए सिंध। तारिक ए सिंध या तवारिक ए मासूमी पुस्तक की रचना मीर मुहम्मद मासूम द्वारा की गई। यह पुस्तक 1600 ईस्वी में पूरी हुई। इस पुस्तक में अरबों के विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर महान तक के शासन काल में सिंध के इतिहास का विवेचना है। यद्यपि यह पुस्तक चचनामा पर आधारित है, किंतु यह पुस्तक चचनामा समकालीन रचना नहीं है। इसमें अरबों की सिंध पर विजय यथार्थ विवरण मिलती है। 11वीं पुस्तक जो है तारिक उल हिंद है। अरबी और फारसी के एक महान विद्वान अल-बुरीनी ने तारिक उल हिंद पुस्तक की रचना की। अल-बुरीनी ने भारत में अनेक वर्ष रहकर संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और संस्कृत की अनेक पुस्तकों का अरबी एवं फारसी भाषा में भी अनुवाद किया था। उसकी पुस्तक में उसकी भारत यात्रा के समय का हिंदुओं का साहित्य, धार्मिक और वैज्ञानिक वृत्तांत मिलता है। अल-बुरीन मोहम्मद गजनी का समसामयिक था, इसलिए उसने मोहम्मद के आक्रमणों के समय भारत की दशा का बहुत ही यथोचित ढंग से वर्णन किया है। सांचो ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है। इसका हिंदी में भी अनुवाद मिलता है। 12वीं जो पुस्तक है तारिक ये यामनी। तारिक ये यामनी का रचयिता उतबीन है। सुबुतगीन और मोहम्मद गजनवी सन 1020 ईस्वी तक का इतिहास इस पुस्तक में उपलब्ध है, किंतु इस पुस्तक के विषय का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। साथ ही इसमें तिथियों का भी घोर अभाव है।
इतना होने पर भी यह पुस्तक मोहम्मद गजनबी का उत्कृष्ट कृति है। 13वां जो पुस्तक है जैन उल अखबार, अब्बू सैद ने जैन उल अखबार की रचना की। मोहम्मद गजनवी के विषय में यह पुस्तक बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध कराती है। इसमें लेखक ने निश्चित तथ्य का प्रयत्न किया है। चौथी जो पुस्तक है तारिक ए मसूदी, इसके लेखक अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी की लिखी पुस्तक तारिक ए मसूदी है। इस पुस्तक में मोहम्मद गजनवी के इतिहास, दरबार के जीवन की झलक और कर्मचारियों के षड्यंत्रों का विवरण मिलता है। 15वां जो पुस्तक है वो है खजाइन उल फतूह, जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली के शासकों का विवरण एक समसामयिक लेखक अमीर खुसरो की खलाई उल फतूह नामक पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक में लेखक ने अलाउद्दीन खिलजी का पक्ष लिया है। उसने अपने स्वामी की बहुत प्रशंसा की है और ऐसा करते समय उसकी त्रुटियां एवं भूलों को छिपाने का प्रयत्न भी किया है। उनकी रचना का अत्यधिक महत्व इसलिए है कि इसमें आंखों देखा हाल लिखा गया है। प्रोफेसर हबीब ने इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामनी उदिल खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। सुल्तान बलबन के समय में उसने अपने जीवन का आरंभ किया और सुल्तान कैकुबाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और ग्यासुद्दीन तुगलक का उसे संरक्षण प्राप्त था। 1253 ईस्वी में उसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला एटा नामक स्थान में हुआ था। अपने जीवन के प्रारंभ काल से उसने अध्ययन के प्रति गहन रुचि थी और इसलिए वह अपनी मृत्यु के समय तक साहित्य कार्य में निरंतर लगा रहा। वह ऐसा प्रथम भारतीय लेखक था जिसने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया। खुसरो एक इतिहासकार नहीं था वरन मूल रूप से कवि था, किंतु फिर भी उसके द्वारा रचित मासवनी और दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमीर खुसरो दिल्ली के 6 सुल्तानों, उनके विभिन्न दरबारियों, सेनापतियों तथा अपने समय के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के अत्यधिक संपर्क में रहा था। इसलिए उसे अपने काल की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्तर की अच्छी जानकारी थी। खुसरो ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। अपने काल के सुल्तानों के साथ उसने पूरब में लखनौती तक, पश्चिम में मुल्तान तक और दक्षिण में दौलताबाद तक लंबी लंबी यात्राएं की थी। चूंकि खुसरो एक विद्वान था, अतः उसने सत्य और यथार्थ के अत्यधिक निकट रहने का प्रयत्न किया। खुसरो ने अनेक घटनाओं को स्वयं अपनी आंखों से देखा, अतः उसके साहित्य ग्रंथों को आधुनिक इतिहासकारों ने तत्कालीन इतिहास को जानने की उपयोगिता साधन के रूप में स्वीकार किया। खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रमुख है किराना उस सादे, मितावा उत फतूह, नुपह सिपह सलार, आशिक, तुगलकानामा, रमजान उल फतूह। किराना उल सरदैन खुसरो की पद्म शैली रचना है। इसका सृजन 1289 में किया गया था। अपनी इस कृति में खुसरो ने सुल्तान कैकुबाबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगार खां की पारस्परिक भेंट, दिल्ली नगर के वैभव और भारत के समृद्धि की विवेचना किया है। मितामा उल फतूह भी खुसरो की पद रचना है। इसकी रचना 1291 में की गई थी। खुसरो ने अपनी इस रचना में मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के कुछ सैनिक अभियानों का पद शैली में विवरण किया है। नूर सिपहर
नामक अपनी रचना में खुसरो ने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियान, भारत के अनेक स्थानों की भौगोलिक स्थिति, विभिन्न पशु पंछी आदि का वर्णन किया है। आशिक आशिक भी खुसरो की पद शैली की रचना है। इस रचना में गुजरात के शासक करण की पुत्री देवाला देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खीज खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय, मंगोल द्वारा अमीर खुसरो को बंदी बनाना, उसकी कैद से बच निकलना, खीज खां के पतन आदि का वर्णन किया गया है। तुगलकनामा में खुसरो ने ग्यासुद्दीन तुगलक और खुसरो के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता का विवेचना किया है। इस कृति में उस युद्ध का भी वर्णन है जो खुसरो और ग्यासुद्दीन तुगलक के बीच हुआ था। इस ग्रंथ में इस घटना का भी विवरण है कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की राजगद्दी कैसे प्राप्त की। ख्वाज उन फतूह की रचना गद्य शैली में की गई। खुसरो की इस रचना में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की उन घटनाओं का विवरण है जो प्रारंभिक 16 वर्षों में घटित हुई थी। खुसरो के उपयुक्त ग्रंथों में से कोई भी ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में नहीं आता है, किंतु कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी कहा जा सकता है, किंतु खुसरो ने इन घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया था। इसके कारण उसके ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ न होते हुए भी मध्यकालीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधक होते हैं। 16वां पुस्तक तारिक-ए-मुबारक शाही। याहिया विल अहमद ने तारिक-ए-मुबारक शाही पुस्तक की रचना की। सैयद वंश 1414 से 51 तक के सुल्तानों के शासन का इसमें बहुत लाभकारी वर्णन मिलता है। 17वां पुस्तक है सीरात-ए-फिरोज शाही। सन 1370 ईस्वी में लगभग सीरात-ए-फिरोज लिखी गई। फिरोज तुगलक के शासनकाल का समकालीन वर्णन होने के कारण यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। 18वां पुस्तक है फतवा-ए-जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी फतवा-ए-जहांदारी के लेखक हैं। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में समाप्त हुई है। शासक की धार्मिक एवं लौकिक नीतियों के विषय में लेखक ने इस पुस्तक में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में लेखक ने उन आदर्शों राजनीतिक संहिता का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है जिसके पालन की आशा वह मुसलमानों शासक से करता था। 19वीं पुस्तक है फतुह उल सलातिनी। सन 1349 में ख्वाजा अबू मलिक ईसानी ने फतुह उल सलातिनी नामक पुस्तक की रचना की। मुहम्मद तुगलक के बाद के दिल्ली के मुस्लिम शासकों का इतिहास इस पुस्तक का विषय है। डॉक्टर मेहदी हुसैन ने इसे संपादित करके प्रकाशित किया है। 20वीं पुस्तक है कुतुब उल रहाद। एक मुर्शिद यात्री इब्न बतूता ने किताबुल उल रहाद लिखी। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मुहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था। वह 9 वर्ष तक भारत में ठहरा और 8 वर्ष तक उसने दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया। यह पुस्तक उसी समय की एक समकालीन रचना है और इस लेखक का वह व्यक्तित्व है जिसे मुहम्मद तुगलक के विषय में प्रथम कोटि का ज्ञान प्राप्त था। 21वीं पुस्तक जो है वह है तारिक-ए-सलातिनी अफगाना। अहमद यादगार तारिक-ए-सलातिनी अफगान के लेखक हैं। इस पुस्तक का विषय भारत में अफगानों का इतिहास, लोदी वंश के सुल्तानों के विषय में यह एक उपयोगी रचना है। 22वीं पुस्तक है तारिक-ए-शेरशाही। लोदी वंश के इतिहास के लिए ये एक अन्य उपयोगी पुस्तक तारिक-ए-शेरशाही या तोहफा-ए-अकबर शाही है। 23 पुस्तक तारिक-ए-दाऊदी। जहांगीर के समय में अब्दुल्ला ने तारिक-ए-दाऊदी की रचना की थी। अफगान सुल्तानों की प्रशंसा में कही गई बहुत सी
बातें इस पुस्तक में मौजूद हैं। इस पुस्तक से लोदी सुल्तानों का इतिहास जानने में बहुत सहायता मिलती है। 24वां पुस्तक है मखजान ए अफगानी। नियात उल्लाह द्वारा लिखित मखजान ए अफगानी अफगानों के संबंध में सन 1622 ईस्वी तक का समय इतिहास है। यह पुस्तक जहांगीर के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में लिखी गई। इस पुस्तक की मुख्य विशेषता विभिन्न अफगानी कबीलों का विवरण है। जहांगीर के महान सेनापति खान ए जहान लोदी वंश भी इस पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक का लेखक जहांगीर के दरबार में वकाया नसीर था। वह फरिश्ता का समकालीन था, किंतु उसने अपनी पुस्तक में इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। उसने अपना लेखन कार्य उस समय शुरू किया जब सन 1593 ईस्वी में फरिश्ता ने अपना कार्य समाप्त किया था। 25वीं पुस्तक है तारिख ए दाऊदी। 17वीं शताब्दी एक महान महत्वपूर्ण ग्रंथ अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक तारिख ए दाऊदी है। इस पुस्तक में लोदी और सूर वंश का विवरण मिलता है। 26वां पुस्तक है फलादू ऑफ फवाइद। अमीर हसन सीजी ने अपनी पुस्तक फलादू फवाइद में समकालीन समाज की व्यवस्थाओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अमीर हसन सीजी एक शायर थे। उन्होंने बदायूं के संत निजामुद्दीन के उपदेशों का पूरा संकलन किया है। इस पुस्तक में संत के आश्रम पर इकट्ठे होने वाले व्यक्तियों और वहां घटित होने वाली घटनाओं का रुचिकर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य सूफी संत फरीदुद्दीन मोहम्मद के उपदेशों का संकलन उसके पुत्र ने सुरूर उल सुदूर नामक पुस्तक में किया है। निजामुद्दीन के युवक शिक्षक मीर खुर्द ने चिश्ती संप्रदाय के भारतीय सूफियों के उपदेशों का संकलन सियारुल औलिया नामक ग्रंथ में किया है। शेख जमाली द्वारा संकलित सियारुल औरफिन नामक पुस्तक सन 1539 में प्रकाश में आई थी। अब्दुल हक देहलवी की पुस्तक अलबुरुन असियार जहांगीर के शासनकाल में पूरी हुई। यह पुस्तक भारतीय रहस्यों का इतिहास है। मोहम्मद गौरी की पुस्तक गुलजार ए अब्बारा अन्य सूफी संतों के जीवन के बारे में रुचिकर विवरण प्रस्तुत करती है। अप्रत्यक्ष रूप से इस पुस्तकों में सल्तनत काल के लोगों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तृत एवं रुचिकर वर्णन मिलता है। जिन इतिहासकारों ने उपयुक्त पुस्तकों की रचना की है उनमें कुछ कमियां हैं। ये इतिहासकार केवल इतिहास के स्रोतों को प्राप्त करने की संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने ना तो इन स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच की, ना कोई तर्क की प्रस्तुत किया और ना कोई वैज्ञानिक तथ्य परखने का प्रयास किया। इतिहास की इस पुस्तकों के विषय सूची मात्र युद्धों और विजयों, अधिकारों की नियुक्ति एवं पदच्युत एवं जन्म मृत्यु तक ही सीमित थी। इतिहास की इस पुस्तक में विज्ञान और साहित्य, सामाजिक दशा, संस्कृति, उदय और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और प्रभावों की कोई विवेचना नहीं की गई। ये ग्रंथ केवल अपने संरक्षण दाता को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है। यूल ने मार्को पोल की यात्रा की वृत्तांत का संपादन किया है। मार्को पोल 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका चित्रण अपने विवरणों में प्रस्तुत किया। अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी था, जो भारत में विजयनगर के राजा के दरबार में सन 1482 से 1443 ईस्वी तक ठहरा। उसके विजयनगर की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा का विशेष विवरण प्रस्तुत किया। इटली निवासी निकोलन कोटी के विवरण भी उतने ही उपयोगी हैं। सन 1520 ईस्वी में भारत आया था। इसके अतिरिक्त एक पुर्तगाली यात्री डोमिनो पाइजा ने इसी समय दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसने उस समय की दशा का महत्वपूर्ण वर्णन किया था। सन 1516 में
बारबोसा भारत भ्रमण पर आया था, उसने भी दक्षिण भारत की दशा का जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है। अरब के कुछ भूगोलवेत्ता और व्यापारी ने भी उन देशों के विषय में जानकारी एकत्रित की जिसमें वे रुचि रखते थे और जिससे व्यापार करते थे। भारत भी उन देशों में से एक था। यह सामग्री भी उस काल के इतिहास लेखन की पर्याप्त और उपयोगी है। सल्तनत काल के लेखकों एवं कवियों के बारे में एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सभी लेखक एवं कवि सुल्तान और उसके दरबार में ही विशेष रुचि रखते थे। उनको सामान्य व्यक्ति के जीवन से कोई सरोकार नहीं था। अनेक लेखकों को सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। सल्तनत काल के कुछ उपयोगी संदर्भ फरिश्ता और बदायूं की पुस्तक में अवश्य मिलते हैं। सूफी साहित्य में भी कुछ उपयोगी सामग्री मिलती है। अनेक वर्षों तक चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज राजवंशों के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता रहा है, लेकिन नए शोध ग्रंथों के अनुसार पृथ्वीराज राजवंशों का अधिक ऐतिहासिक महत्व नहीं है। उसका महत्व सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास में है। पृथ्वीराज विजय काव्य का ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। इस पुस्तक में चौहान राजकुमारों के जीवन का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हम्मीर महाकाव्य में ऐतिहासिक उद्देश्य की दृष्टि से काफी उपयोगी है। इस पुस्तक में पृथ्वी राज्य के उत्तराधिकारी रणथंभौर के चौहान शासक अमीर के उपलब्धियों का विवेचना, चंद्रशेखर द्वारा रचित सुरजन चरित्र काव्य भी उपयोगी एवं बहुमूल्य कृति है। इस कृति की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। इस कृति में चौहान परिवार के इतिहास का विवेचना है। रासमाला की कहानी भी अनेक उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराती है। यह कृति बंगाल काव्य में है। इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी के बंगाल के मुस्लिम शासकों का विवेचना है। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी के जैन साहित्य भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। ऐतिहासिक महत्व की जैन कृति के नाम पुरातत्व प्रबंधन संग्रह और ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथों से हमें प्रांतीय संस्कृति इतिहास की झलक मिलती है। तारीख़ बहादुर शाही, मीर मोहम्मद मासूम की तारीख़ सिंध, मीर ताहिर मोहम्मद निसाइन की तारीख़ जहांगीर, अली शेख कानी की तोहफा उल किराम, मिर्जा हैदर दुगलत की तारीख़ रशीद, हैदर मलिक की तारीख़ कश्मीर, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन, सिकंदर बिन मोहम्मद की मीराते सिकंदरी, अली मोहम्मद खान की मीराते अहमदी, मीर अब्बू तुरान वली की तारीख़ गुजरात, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर अली मंकी की जफर उल वलीद बी मुजफ्फर व अली, सैयद अली तवायत की बुहरानी मशीर, रफ़ी उल्ली शिवाजी की तज़किरात उल मुलुक, कंपन की पत्नी गंगा देवी की मधुरा विजय, रजनाथ की अच्युत देव राय उदय आदि से भी हमें सिंध, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, गुलबर्गा और बिदर की ब्राह्मीण वंशों में अहमदनगर के निजामशाही वंश तथा विजयनगर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के, मुद्रा एवं अभिलेखों के। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें तत्कालीन सिक्कों तथा शिलालेखों से भी प्राप्त होती है। इस समय के सिक्के शासक काल की अंतिम सीमा का ज्ञात कराते हैं, जिसमें दरबारी इतिहासकार ने उपेक्षित रहा है। यह उपेक्षा के साथ उसका वर्णन किया है। शासन के सिंहासन पर बैठते ही तिथि, उसके साम्राज्य का विस्तार, निकटवर्ती राज्यों के साथ उसके संबंध तथा धार्मिक नेताओं के साथ संबंधों के विषय में हमें शासकों के सिक्के से
विश्वसनीय तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से ही हमें तत्कालीन आर्थिक दशा तथा विनय द्वारा पता चलता है कि सुल्तानों के शासक के विषय में भी सिक्कों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत और उड़ीसा के हिंदू राजाओं के सिक्कों से वहां के इतिहास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सिक्कों से ही हमें अनेक मुगल शासकों तथा उसके साम्राज्य विस्तार का पता चलता है। सिक्के से हमें पता चलता है कि मुगल बादशाहों ने सिक्कों के आकार, आकृति, अभिकल्प, वजन, शुद्धता और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया था। सिक्कों के अभिलेख से सुल्तानों की धार्मिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति का भी ज्ञान होता है। यही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि मुगल किस प्रकार भारतीय परंपराओं से प्रभावित हुए थे। एपिग्राफी कर्नाटिका, एपिग्राफी इंडिका, एपिग्राफी इंडो मौसमिका में प्रकाशित अभिलेख भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात के धुगंधु नामक स्थान से एक अभिलेख गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम के काल का मिला है। इस अभिलेख से पता चलता है कि उस प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या अधिक रही होगी, अतः वहां प्रार्थना हेतु मुनीर सहदाई द्वारा रजबा हिजुल 1840 में एक मस्जिद बनाई गई। जे.एफ. फ्लीट का मत है कि अभिलेख द्वारा बिना किसी कठिनाई के तिथियों को निश्चित करने तथा भारत के इतिहास को एक रूपता प्रदान करने में सहायक प्राप्त होता है। इससे भाषा तथा लेखन कला पर भी प्रकाश पड़ता है। कला के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन। कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला, बागवानी, पंचकारी, जरी का काम, आभूषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। कलाओं से देश के तत्कालीन कलात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि अलग अलग वंश के कला की क्या विशेषता रही होगी और कला विशेष की उन्नति एवं विकास का सीमा चिन्ह क्या होगा। कौन सी कला परंपरागत रही होगी, कौन सी नवीन, कौन सी कला दोनों कलाओं का मिश्रण रहा होगा, कौन सी कला को संरक्षण दिया गया होगा और कौन सी कला को संरक्षण नहीं दिया गया होगा। ये तो थी सारी जानकारी। अब आपसे एक निजी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। कृपया करके वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद छात्र, गांव के छात्र, गरीब छात्रों तक इस चैनल को पहुंचाइए। मैं रविंद्र कुमार आपका वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद,